में पारदर्शिता के लिए हमारी सरकार ने सख्त कानून बनाया है। दुर्भाग्य से देश भर में पेपर लीक करने वाले गैंग पनप गए हैं, जिससे कई राज्यों में यहां तक कि जुडिशरी एवं मिलिट्री तक में पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं। पर राजस्थान में सख्त कार्रवाई कर बेईमानों को जेल में बंद किया गया है। मैं पक्षार्थियों को होने वाली परेशानी महसूस कर सकता हूं, परंतु अनुचित तरीके से परीक्षा पास करने के मंसूबे पालकर आए लोगों का चयन नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान में सिर्फ मेहनती युवाओं को ही उनका अधिकार मिलेगा, हक मिलेगा। मेरी अपील है कि किसी के बहकावे में आने के बजाय आप अपनी तैयारी जारी रखें। शशि मोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। शशि, ये जो भी मुख्यमंत्री साहब ने कहा, ये कोई पहली बार नहीं कहा है। अब ऐसे में ये कोई पैमाना नहीं होता है कि उत्तराखंड में पेपर लीक हो रहा है तो राजस्थान में भी होगा, जुडिशरी के परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा है तो यहां पर भी होगा। कोई कंपटीशन तो चल नहीं रहा है। अब ऐसे में हर बार ये कहा जाता है सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन फिर से वही घटनाएं रिपीट। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हो रही हैं। देखिए आशीष, बहुत सही कहा है आपने कि हर बार ऐसा नहीं कहा जा सकता और किसी गलत काम में प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी यही मंशा जताई है कि जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके साथ में किसी तरीके की नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए और उसको लेकर सरकार सख्ती से निपट रही है। चाहे पहले परीक्षा लीक करने वाले हों, आपने देखा कि जिस तरीके से जो पहले पर्चा लीक करने वाला गैंग था, उसका जो कॉलेज था, उस कॉलेज को ढहाया गया और उसकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी की गई। तो ये सारे सख्त एक्शन दिखाते हैं कि अगर आपने गलत तरीके से कोई पैसा बनाया है या गलत तरीके से आपने रसूख बनाया है तो उनके ऊपर भी सरकार की नजर है और सरकार उस पर सख्त एक्शन लेना चाहती है। मुख्यमंत्री का मैसेज दरअसल उन अभ्यर्थियों के लिए है जो एक पेपर आउट होने से कई बार विचलित हो जाते हैं। कई बार कई संगठन ऐसे होते हैं जो अभ्यर्थियों को ये मैसेज देते हैं कि उन्हें और दूसरे पर्चों का भी बहिष्कार करना चाहिए या वो भी आउट हो सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के कहने का मायने यही होते हैं कि सरकार गंभीर है और सरकार ऐसी किसी भी घटना से सख्ती से निपटेगी। आप देखिए, अगर सरकार मैसेज नहीं देगी, अगर सरकार ये बयान नहीं देगी तो ये कहा जाएगा कि सरकार की इसमें क्या सहमति है। दरअसल सरकार उस एंड पर है कि घटना हो गई, ये बात सही है कि घटना हो गई, उसको नहीं रोका जा सका, लेकिन उसके बाद किस तरीके से उसमें चीजों को सुधारा जा सकता है। आगे जो पर्चे हैं वो लीक नहीं हो, जो पर्चा लीक करने वाले गिरोह के सदस्य हैं या जो अगर गैंग के रूप में नहीं इंडिविजुअल के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे भरतपुर में डमी अभ्यर्थी को पकड़ने का मामला हो, तो ये सजगता से ही पकड़े जाते हैं। अब आप एक चीज बताइए, अगर इन अभ्यर्थियों को नहीं पकड़ा जाता, पर्चा लीक हुआ नहीं मानती सरकार, पेपर शुरू होने के बाद में ही कहा जाता और इनमें से किसी गलत अभ्यर्थी का चयन हो जाता, तो उन लोगों का हक मारा जाता जो मेहनत करके, अपने सालों की मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, किसी सरकारी सेवा में चयनित होने का इंतजार करते हैं, उस सीट के ऊपर अपना दावा रखते हैं। लेकिन अगर जो अनफेयर मीन से या जो गलत तरीके से परीक्षाओं में बैठते हैं वो लोग अगर भर्ती हो जाते हैं तो वो किसी वाजिब मेहनत करने वाले अभ्यर्थी का ही हक मारते हैं और उन लोगों का हक बचा है। कम से कम दूसरा पहलू भी देखा जा सकता है और दूसरा पहलू देखा इसलिए जाना चाहिए क्योंकि अभी आपके और पर्चे हैं, उन पर्चों की तैयारी करनी है। अगर इस पर्चे में आपने मन लगाया या अपना मन खराब किया तो आगे के पर्चों की आप तैयारी नहीं करेंगे। इसलिए अभ्यर्थियों का मनोबल बनाए रखने की नजरिए से मुख्यमंत्री का यह बयान इस समय आया है। जी आशीष। शशि, जाहिर तौर पर बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन ये तस्वीरें भी हम दरअसल एक बार दर्शकों को दिखा दें। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दरअसल ये उन युवाओं की है, उन लड़कों की है जो पकड़े गए हैं। दरअसल ये पकड़े गए हैं उस बस में जहां पर पेपर मिले हैं और इनकी संख्या 45 से 50 है। देखिए किस तरीके से लाइन में बैठे हुए सारे के सारे कलाकार और इनको पकड़ा गया है और अब इनसे यहां पर पूछताछ होगी, बहुत तरीके की चीजें, क्योंकि इनपुट्स मिले थे। अब जब इनपुट्स मिले तो जांच हुए वहां पर जब पुलिस ने फील्डिंग लगाई तो बस के अंदर पता चला कि भाई पेपर मिल गया है। पेपर का मिलान हुआ तो पता चला वही पेपर है जो परीक्षा में बंटने जा रहे हैं। तत्काल प्रभाव से परीक्षा जो है यहां पर रद्द की गई है और रद्द करने के बाद का यह आलम है, मंजर है कि हड़कंप मचा हुआ है पूरे प्रदेश में, क्योंकि पेपर लीक की घटनाएं आम हो चली हैं। मुख्यमंत्री साहब का भी रिएक्शन आया है, उनकी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने भी कहा है युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा, इसका आश्वासन उन्होंने यहां पर दिया है। साथ ही साथ में इसकी कठोर से कठोर जांच कराने की बात कही है। और शशि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पहले भी एक्शन हुआ है और जबरदस्त एक्शन हुआ है, लेकिन सवाल यही है
कि पेपर लीक लगातार क्यों हो रहे हैं। बड़ी चीज ये है ना शशि की, हम लोग ये बात करते हैं कि भाई पेपर लीक हो गया, अब इसके बाद क्या होगा, भाई इसके बाद कार्रवाई होगी, इसके बाद फलाना ढिमकाना सारी चीजें हम देखते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि इसके बाद क्या होगा, सवाल ये है कि पेपर लीक हो कैसे रहा है। अब ऐसे में चाहे आरपीएससी हो शशि या फिर इस तरीके की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्थाएं हैं, क्यों ना माना जाए भ्रष्टाचार इनमें है और इनमें बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े मंत्रियों के शय पर ये चीजें होती हैं। देखिए बिल्कुल आशीष, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि सवाल यही उठता है कि पर्चे लीक हो क्यों रहे हैं, लेकिन पर्चे लीक क्यों हो रहे हैं और किस तरीके से हो रहे हैं, इसमें हमको कार्यशैली समझनी होगी अलग अलग अधिकारियों की जो अलग अलग महत्वपूर्ण जगहों पर बैठे हैं। एक समय जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं हरिप्रसाद शर्मा, जो खुद आईपीएस रहे हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। उनका कहना था कि वो पुलिस में रहे हैं, पुलिसिंग सिस्टम जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करते हैं, हर जिले के एसपी से बात करते हैं, उन्हें कहते हैं कि पेपर का ध्यान रखना, पेपर लीक नहीं होना चाहिए और अगर लीक हो तो तुरंत सूचित किया जाए जिससे कि दूसरा पर्चा पहुंचाया जा सके, और अगर पर्चा देते समय लीक होने का पता लगता है तो भी तुरंत बताया जाए जिससे कि पर्चे को निरस्त किया जा सके, क्योंकि वाजिब अभ्यर्थी का हित नहीं माना जाना चाहिए। दूसरी तरफ आरपीएससी के चेयरमैन है संजय क्षत्रिय, वो भी पुलिस अधिकारी रहे हैं, हालांकि उनसे इस विषय पर मेरी कभी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जो सचिव हैं एचएल अटल, वो भी बहुत गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और ऐसी चीजों के ऊपर सख्त निगरानी रखते हैं। लेकिन आप ये देखिए, ये जो पर्चा लीक हुआ है ये सामूहिक नकल का मामला भी है। नकल इस तरीके से कराने का, पिछले दिनों जब अलग अलग समय रीट का पर्चा लीक हुआ उस समय कुछ गैंग ऐसी आई जो जनश्रुति बन गई थी कि कुछ कोचिंग संस्थान है जो एक कोचिंग माफिया की तरीके से काम करते हैं। हालांकि इसमें सभी को शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ नोटोरियस कोचिंग जो अपने चयन की गारंटी अपने यहां से करवाते हैं, अपने यहां पर पर्टिकुलर मार्क्स प्रतिशत कितने आएंगे उसकी गारंटी लोगों को दिलवाते हैं। ऐसे कोचिंग संस्थान अभ्यर्थी को बुलाते हैं, परीक्षा से एक रात पहले बुलाते हैं, कहते हैं यहीं रुकना होगा, मोबाइल फोन नहीं लाएंगे, कुछ भी नहीं लेके आएंगे, सीधे जहां वो रुकवाते हैं, जहां भी उनकी व्यवस्था हॉस्टल में या किसी जगह होती है, वहीं से पर्चा दिलवाने लेकर के जाते हैं। और ये जो बस में नकल का मामला है ये भी कुछ इसी तरीके का दिख रहा है। उसमें अभ्यर्थी को सेंटर पर भी वो लोग ही छोड़ने की व्यवस्था करते हैं और सेंटर के बाहर उतार के गाड़ी चली जाती है। ऐसी गाड़ियों पर दरअसल पुलिस आमतौर पर हर जगह निगरानी रख रही है, चाहे वो जिस भी जिले का सेंटर हो। कुछ प्रमुख सेंटर्स के ऊपर रैंडमली पुलिस इस तरीके की निगरानी रखती है और कई सेंटर्स पर ऐसे भी होते हैं जो सादा वर्दी में, सादा कपड़ों में जवानों को तैनात किया जाता है। जो संदिग्ध गाड़ियां आती हैं, आसपास गाड़ी खड़ी रहती है, उसमें बैठे कोई अभ्यर्थी अगर एक से ज्यादा समूह में है तो उनके ऊपर नजर रखी जाती है। इन सब चीजों को मजबूत पुलिसिंग सिस्टम के जरिए अंजाम दिया जाता है। लेकिन आप ये देखिए, ये बात सही है कि पर्चा लीक हुआ है, इसको कोई भी तर्कसंगत और न्याय संगत नहीं ठहरा सकता कि पर्चा लीक होना जायज है। लेकिन पर्चा लीक हो गया, एक बार अपराध हो गया, उसके बाद क्या आप रिवाइंड का बटन आपके जीवन में चला सकते हैं? क्या उसको वापस घटना को मिटाया जा सकता है? अगर नहीं मिटाया जा सकता तो उसकी रेमेडी क्या हो सकती है? जो पर्चा लीक करने वाले हैं उनको पकड़ा जाए। ऐसे अभ्यर्थी जो ये तस्वीरों में दिख रहे हैं, इनके सामने तो इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कि ये जीवन भर किसी परीक्षा में ही नहीं बैठ सके। लेकिन किस हद तक परीक्षाओं में बैठने पर पाबंदी लगाई जा सकती है, किसी व्यक्ति के अधिकारों और अवसरों के ऊपर कितनी पाबंदी लगाई जा सकती है, यह सब न्यायिक बहस और प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अभी के तौर पर तो यही है कि पर्चा लीक हुआ है और पर्चा लीक होने के बाद में एक्शन में आरपीएससी भी दिखी है, सरकार ने भी संवेदना जताई है और कहा है कि गलत लोग जो आसानी से अनफेयर मींस तरीके से चोरी छिपे सरकारी सेवाओं में जाना चाहते हैं उनको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी ने भी मुद्दा उठाया है, विपक्ष के नाते बीजेपी की भी जिम्मेदारी बनती है और बीजेपी का मुद्दा उठाना भी किसी को गलत ना लगना चाहिए, ना गलत कहना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के अभ्यर्थियों की चिंता सभी राजनीतिक दलों को करनी होगी, सभी अधिकारियों को करनी होगी और उन सब लोगों को करनी होगी जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं। अगर आप जिम्मेदार पद पर बैठकर उस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते तो आपका वहां बने रहने का कोई मतलब नहीं है। और ऐसी सूरत में जब इन अभ्यर्थियों को पकड़ लिया गया है तो उन अभ्यर्थियों के ऊपर और उनको नकल कराने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या अगर कोई बड़ी मछली इसमें है तो उस बड़ी बस मैं इसी पे आ रहा था शशि, कि मैंने देखा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग वाला एक उद्योग होता है, हर स्टेट में होता है और वैसा ही कुछ एक नया उद्योग निकल पड़ा है कि परीक्षाएं आयोजित करिए, पेपर बेचिए, पैसा कमाइए। अब ऐसे में जब भी बड़ी जांच होती है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि भाई हमने ये कार्रवाई की, वो कार्रवाई की, इसको पकड़ा, उसको निपटाया,
लेकिन बड़ी मछलियां हाथ क्यों नहीं लगती, समझ में ये नहीं आता। और शायद इसीलिए ये बड़ी मछलियां बैठकर आराम से छोटी मछलियों को खाती रहती हैं, पैसा कमाती रहती हैं, और इस तरीके की जो है खबरें लगातार आती रहती कि फला पेपर लीक हो गया। और वन रक्षक भर्ती का भी पिछले महीने का तो मामला है, और 1 महीना भी नहीं हुआ अगला पेपर लीक, मतलब पेपर छपता बाद में, लीक पहले हुआ जा रहा है। ये तो न्याय संगत नहीं होगी बात कहना कि छपता बाद में और लीक पहले हो रहा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि पर्चे लीक हो रहे हैं। अब आप प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो रहे हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में लीक हो रहे हैं, या आपके एग्जामिनर्स जो हैं वो कुछ क्वेश्चंस बना करके कुछ लोगों के दबाव में आ जाते हैं। किस स्तर पर पर्चा लीक हो रहा है, क्या जहां स्ट्रांग रूम में रखे जाते हैं वहां से पर्चे लीक हो रहे हैं, ये सब तय करना जरूरी है। जब तक ये तय नहीं होगा तब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, और जवाबदेही तय नहीं होगी तो फिर कुछ भी तय नहीं हो सकता कि आगे इसमें किस तरीके से सुधार होगा। दरअसल आपने मर्ज नहीं पकड़ा तो उस मर्ज को सुधारने का तरीका आप खोज ही नहीं सकते, इसलिए पहले मर्ज पकड़ो, मर्ज को फिर टारगेट करो और उसको सुधारने के लिए उसका इलाज करो, चाहे ऑपरेशन करना पड़े। अगर शरीर का कोई हिस्सा गल गया है, वो नुकसान पहुंचा सकता है शरीर को, तो उसको शरीर से हटा देना ही सही रहता है। ऐसी सूरत में चाहे बड़ी मछली हो, चाहे छोटी मछली हो, या बिना मछली हो, अगर गलती हुई है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। और जैसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि हर गलती कीमत मांगती है, तो गलती किसने की है तय होना चाहिए, और उससे उस कीमत का हर्जाना वसूला जाना चाहिए। ना सिर्फ उसकी संपत्ति तक, बल्कि परीक्षा के आयोजन के ऊपर पूरा जो खर्चा होता है, जो अभ्यर्थियों के आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, जो पर्चा छपाई का खर्चा होता है, उस पर्चे के लेकर के जो पूरा खर्चा होता है वो ऐसे लोगों से वसूला जाना चाहिए। एक बड़ी चीज और मेरे जहन में सवाल बार बार आ रहा है, मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से इस पर बता पाएंगे शशि, क्योंकि हम देखते हैं कि परीक्षाएं लीक होती हैं, पेपर लीक होते हैं, डमी परीक्षार्थी पकड़े जाते हैं, सारी चीजें हम देखते हैं। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हर साल परीक्षाएं आयोजित यहां पर होती हैं, लाखों की संख्या में यहां पर भी परीक्षार्थी आते हैं, परीक्षा देते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, सब चीजें हम देखते हैं। यहां पर आज तक कभी कोई पेपर लीक वगैरह की बात हमने सुनी नहीं, लेकिन किसी भी स्टेट में कोई परीक्षा लीक कैसे हो जाती है, पेपर लीक कैसे हो जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? बहुत सही विषय कहा आशीष आपने। देखिए कि जब परीक्षा केंद्रों की सीमा होती है, जब अभ्यर्थी बहुत एक दायरे के अंदर होते हैं, जब ये निगरानी रखी जा सकती है कि पेपर किस किस तरीके से ट्रैक हो रहा है, तो इस पेपर को कराना थोड़ा आसान हो जाता है। जब इसका दायरा बढ़ जाता है, संख्या बड़ी हो जाती है, तो थोड़ी सी पेचीदगियां बढ़ जाती हैं। अब अगर हर जिले में परीक्षा केंद्र देते हैं तो ये बात सही है कि अभ्यर्थियों को तो सहूलियत होगी, लेकिन हर जिले में परीक्षा केंद्र देने से परीक्षा मैनेजमेंट और परीक्षा की सिक्योरिटी, पेपर की सिक्योरिटी को लेकर के कुछ सवाल उठ सकते हैं। ऐसी सूरत में क्या परीक्षा केंद्र कम करना एक विकल्प हो सकता है? हमने देखा पिछले दिनों पटवारी भर्ती परीक्षा हुई, 4 पारियों में हुई, ABCD ऑप्शन दिए गए, अलग अलग पारी में अलग अलग पर्चे आए, और उन पर्चों की स्केलिंग करके एक पैरामीटर बनाया गया और पूरा रिजल्ट उसका जारी किया गया। यूपीएससी में, माफ कीजिए, यूपीएससी में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो भी कुछ इसी तरीके की अपनाई जाती है। दरअसल राजस्थान में संभाग मुख्यालयों पर यूपीएससी की परीक्षा होती है प्रीलिम्स की, और मेंस की जो परीक्षा होती है वो जयपुर में योजना भवन में होती है। ऐसी सूरत में परीक्षा केंद्र पर निगरानी बिठाई जा सकती है, जो पूरा पर्चा चल रहा है उसको ट्रैक किया जा सकता है, खुद यूपीएससी के लोग ही हर पर्चे के साथ में पहुंचते हैं। ऐसी सूरत में पर्चा लीक होने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि अगर किसी कर्मचारी ने, अधिकारी ने पर्चा लीक किया तो उसकी नौकरी तो गई ही समझो, आगे भविष्य पर भी संकट उसके आ जाता है। और यहां कई बार आप देखेंगे कि एग्जामिनर प्राइवेट स्कूल्स के होते हैं, एग्जामिनर्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में नियोजित नहीं होते हैं, कुछ रिटायर कर्मचारी होते हैं वो परीक्षा आयोजन में रहते हैं, तो उनके ऊपर ना नौकरी जाने का संकट होता है, ना दूसरे तरह की सख्त कार्रवाई होने का डर रहता है। ऐसी सूरत में कई बार उनका दिल ऐसी वारदातें करने के लिए खुल जाता है, और अगर कोई कानून के डर से ऊपर हो जाता है तो फिर उसे वारदात करने से रोकना मुश्किल हो जाता है। हालांकि बाद के एक्शन तो उस पर लिए जा सकते हैं, लेकिन पहले रोकना कई बार मुश्किल हो जाता है। और आप किसी व्यक्ति के मन में, उसके दिमाग में घुस करके ये नहीं सोच सकते कि कौन पर्चा लीक करने वाला है और किसकी नीयत खराब है। अगर ऐसा स्कैनिंग का कोई सिस्टम आ जाए तो फिर भी रुका जा सकता है, लेकिन ये कहकर के पर्चा लीक होने की जवाबदेही से बचा भी नहीं जा सकता, ये भी एक पहलू है। इसलिए आप पर्चे को व्यक्तिगत रूप से ट्रैक करना होगा, सभी अधिकारियों को निगरानी बनानी होगी, हर जिले में
सख्ती से काम लेना होगा। पुलिस की भूमिका जो महत्वपूर्ण होती है, जो प्रशासन की भूमिका, कलेक्टर और एडीएम की भूमिका होती है, वो गंभीरता से निभानी होगी, क्योंकि उस पर्चे की पवित्रता को अगर बरकरार नहीं रख पाएंगे तो उस भर्ती की पवित्रता और उसकी निष्पक्षता को भी किसी तरीके से साबित नहीं किया जा सकेगा। ऐसी सूरत में सभी के टीम वर्क से इस काम को रोका जा सकता है, पर्चे लीक होने के काम को। और एक तरीका और हो सकता है कि ऑनलाइन पर्चा जाहिर तौर पर और ये पेपर जो लीक हुआ है, ये इस पर लगातार सवाल उठते रहेंगे। अब जिम्मेदार कौन, जिम्मेदारी किसकी तय हो, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जरा ये बता दें। उदयपुर से खबर है, आरपीएससी पेपर के साथ में अभ्यर्थियों को पकड़ने का जो पूरा मामला है, बेकरिया थाना से पुलिस की टीम उदयपुर पहुंची है। पुलिस लाइन स्थित सामुदायिक भवन पहुंची टीम। मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई भी हिरासत में है। एसपी विकास शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद है, पूछताछ हो रही है। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। मास्टरमाइंड जो सुरेश है हिरासत में है, पूछताछ हो रही है। अविनाश जगनावत हमारे सहयोगी इस पर बेहतर जानकारी दे पाएंगे। अविनाश, क्या है अपडेट, किस तरीके से पूछताछ हो रही है मास्टरमाइंड से? जी बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर है। मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई जो है उसके साथियों के साथ बेकरिया थाना में पुलिस ने रखा हुआ था, जिसको कि कुछ देर पहले पुलिस की टीम लेके रवाना हुई थी। वो पुलिस लाइन के स्थित सामुदायिक भवन है, वहां पर पहुंच चुकी है। और 5 आरोपी जो है जिनको लाया गया है, ये 5 आरोपी सुरेश बिश्नोई जो मास्टरमाइंड है उसके साथी बताए जा रहे हैं। उनसे अब एसपी विकास शर्मा जो है वो सामुदायिक भवन के अंदर जो है वो पूछताछ की जा रही है। उससे पहले तमाम अभ्यर्थी जो थे, जिनमें की 7 महिलाएं लड़कियां बताई जा रही थी अभ्यर्थी, उनके साथ में पुलिस की पूछताछ की गई है। पुलिस की बड़ी टीम जो है वो सामुदायिक भवन के अंदर मौजूद है, जो कि इनसे पूछताछ कर रही है। पूरे मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। सुरेश बिश्नोई जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उससे अब एसपी विकास शर्मा खुद पूछताछ करेंगे। इससे पहले तमाम जो अभ्यर्थी थे उनसे एक पूछताछ का लंबा दौर चला था, क्योंकि 44 अभ्यर्थी को पुलिस ने पकड़ा है। तो ऐसे में सबसे पूछताछ करनी, किसने पैसे दिए हैं इस गिरोह को, कहां से इनके संपर्क हुए, उन तमाम चीजों को इन्वेस्टिगेट जो है वो किया जा रहा है, ताकि पूरे तार से तार, कड़ी से कड़ी को जोड़ा जा सके। और जो और भी लोग अगर इसमें शामिल है, कौन कौन से पेपर उन्होंने आउट किए हैं, कौन कौन से पेपर इस गिरोह के पास पहुंचे थे जो खो चुके हैं, उनमें से क्या कोई ऐसे पेपर थे जो कि इन लोगों के पास पहुंचे, उनको भी इसी तरह से अभ्यर्थी तक पहुंचाया गया है। तो एक बड़ी पूछताछ जो है, लंबी पूछताछ यहाँ पर की जाएगी। और यही कारण है कि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान जो है वो जारी नहीं किया जा रहा है। पहले संभावना बताई जा रही कि दोपहर तक एसपी विकास शर्मा जो है वो प्रेस ब्रीफ कर सकते हैं, लेकिन अब संभवतः शाम तक इस पूरे मामले का जो है वो खुलासा किया जाएगा। और एक लंबी पूछताछ का दौर जो है वो यहाँ पर चल रहा है। सुबह से ही तमाम आला अधिकारी यहाँ पर जो सामुदायिक भवन जो सेंटर है यहाँ पर डटे हुए और पूछताछ कर रहे हैं। लगातार अधिकारियों का यहाँ पे आने का क्रम जारी है। और जो बेकरिया इलाके में जितने लोगों को पकड़ा गया था, जिन अभ्यर्थियों को पकड़ा गया था, उन सभी को यहाँ पर लाया जा चुका है। उसके बस के अंदर से जो प्रिंटर और जो अन्य सामग्री थी उनको जब्त किया जा चुका है। अब जो है सबसे एक पूछताछ की जाएगी और संभवतः शाम तक इस पूरे मामले का पुलिस खुलासा कर पाएगी कि किस तरह से पुलिस को इनपुट मिला था और किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया गया है। जी अविनाश, ये जो सुरेश नाम का मास्टरमाइंड जो धरा गया है, दबोचा गया, जिसकी खबर आपने ब्रेक की है, ये इसका कोई क्रिमिनल कुंडली निकली है, कोई बैकग्राउंड निकला है इसका कि पहले भी इस तरीके के किसी मामले में लिप्त रहा हो, पहले भी पेपर लीक कराने वगैरह में इसका हाथ रहा हो, पहले भी कोई ठेका वगैरह लिया हो इसने पेपर लीक कराने का, कभी कोई जानकारी, कोई इनपुट इससे संबंधित निकल कर आया है, इसका बैकग्राउंड सुरेश का? जी देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक इसके बारे में खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई को ही बताया जा रहा है और जोधपुर इलाके का ये रहने वाला है। और संभवतः पहले भी जो गिरोह थे उससे तार इसके जुड़े हुए थे। साथ ही भजन लाल करके नाम भी सामने आ रहा है, उसको भी हिरासत में लिया गया है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा गिरोह आज पुलिस की पकड़ में है। और क्योंकि लंबे सरकार लगातार दावे करती है कि निष्पक्षता से पेपर किया जाएगा, बावजूद इसके पेपर लीक होके और अभ्यर्थियों तक पहुंचा है। और जो जानकारी मिल पा रही है, एक एक अभ्यर्थी से 10-10 लाख रुपए इस गिरोह ने पेपर उपलब्ध कराने के लिए लिए गए थे। तो
कहा जा सकता है कि ये रकम जो है वो इतनी बड़ी हो सकती है, शायद जिसकी कल्पना अभी लगा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर एक अभ्यर्थी से 10 लाख रुपए भी लिए गए और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को अगर ये पेपर पहुंचा है तो एक मोटी रकम मिलती है। और साथ ही कौन कौन इसमें शामिल है, और साथ ही बड़ा सवाल ये होगा, पुलिस के सामने चुनौती होगी कि पेपर लीक किस सेंटर से हुआ, कि वो पहली कड़ी कौन थी जिसने कि इस पेपर को बाहर निकाला। तो वहां तक पहुंचना पुलिस के लिए अब अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं अविनाश की 10-10 लाख रुपए ये अपने आप में बहुत बड़ी रकम होती है, और 10-10 लाख रुपए एक एक पेपर के रेट अगर तय हो रहे हैं तो अब हम अंदाजा ये लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है और इसका मकड़जाल कहां कहां तक फैला है। ये सोचने वाली बात है, ये विचार करने वाली बात है कि अब इसमें किस तरीके से कार्रवाई होगी और किस तरीके से मिसाल वानगी जो है सरकार पेश करेगी, किस तरीके के पेपर लीक दोबारा से ना हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।